हेलो एवरीवन। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 से, जो हमारे किसके बारे में है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वो हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ क्रिप्स ब्यूटीफुल नोट्स दैट आई मेड फॉर यू ऑन, एंड इसको पढ़ के बहुत ईजी हो जाएगा आपके नई चीज़ों समझना पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको पढ़ाई में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई एटमॉस्फेयर मैटर्स। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है बेसिकली, बिकॉज ये पैसिव प्रिपरेशन के लिए है भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन होगी उन्हें मैं क्या करूँगी, मार्क कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ तो वाई एटमॉस्फेयर मैटर्स क्या होता है। वी ईट ड्रिंक वाटर बट ब्रेथ एयर एवरी फ्यू सेकेंड्स। हम ईट करते ड्रिंक करते हैं वाटर को, ईट करते फूड को, पर एयर ही सबसे ज़्यादा चीज़ों में हर सेकंड्स के लिए ज़रूरत होता है। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इवन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। यस, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। एयर इज इनिशियल फॉर सर्वाइवल और ऑर्गेनिज्म। एयर क्या है, इनिशियल है। सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट अर्थ पे, उन सब की सर्वाइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हुआ, ह्यूमन्स हुए, एनिमल्स हुए, सबको सर्वाइवल के लिए अपने एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, फूड तो आप अगर ना खाओ तभी कोई एक दो दिन तो तभी चलेगा, बट समथिंग लाइक एयर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। मुझे आपको हर एक पल हर एक सेकंड के लिए ज़रूरत है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड एवनेज द अर्थ। ये क्या है, हमारा ये एयर के मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ठीक है, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है हमारा जो एयर क्या है। इसमें बहुत सारे टाइप के गैसेज होते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, H2O है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये ऐसे करके बहुत सारी गैसेज इसमें पाई जाती हैं। इसके कारण से यह कहा जाता है ये इससे मिक्सचर ऑफ गैसेज है। और ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ को सराउंड कर करते हैं। जानते हो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एयर है। वो एयर से सराउंडेड है हमारा पूरा अर्थ। ठीक है, नाउ कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज है। ऑक्सीजन में आपको पता है ह्यूमन्स एनिमल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेज ऑफ दिस टॉपिक इज दिस। 99% ऑफ द टोटल मास लिखा है। एयर इज इंट्रीगन पार्ट ऑफ द अर्थ's मास is a part of the Earth's mass. 99% of the total mass of the atmosphere is confined up to 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर। दिस डाटा इज रियली इंपॉर्टेंट कि कब तक है, मतलब 99% हमारे अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर का टोटल मास पूरा वो कब तक, वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक की है। मतलब कि हमारा अर्थ है उससे आगे बढ़ेंगे, हमारा अर्थ है तो यहाँ के ये जो 32 किलोमीटर, इसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, पर यहाँ 32 किलोमीटर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर पाया जाता है। जैसे इम्पॉर्टेंट नाउ यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट, एयर के कलरनेस है, ऑर्डरनेस है, और कैन बी फैन ओनली व्हेन विंड, और तभी फैन होगा जब विंड ब्लो करेगी। अब जानते हैं एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंस होती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है। ये कब फेंट होगा, जब अब विंड ब्लो करेगी। नाउ तो अब क्या, नाउ ये यहाँ पे आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमारा है कैसे, देखो एटमॉस्फेयर कंपोज ऑफ गैसेज, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। गैसेज भी हैं, वाटर वेपर भी हैं, और सबसे डस्ट पार्टिकल्स भी। ऐसा नहीं कि डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज चेंज विद ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे क्या कहा जाए, जैसे ऑल्टीट्यूड के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज है ना वो क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो इसका मतलब भी मैं आपको समझा दें, इसलिए 9 इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, सबसे पहले ये पढ़ लो। ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट 120 किलोमीटर ऑफ हाइट। मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर ऑफ हाइट के बाद क्या नहीं मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी सिर्फ 90 किलोमीटर, मतलब कि हमारा अर्थ हो गया, इस समझ लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, उससे 90 किलोमीटर तक सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर तो मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, पर 90 किलोमीटर के बाद ना तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा ना तो H2O मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी थोड़ा ज़्यादा मात्रा है, मतलब कि वो हमारे अर्थ से 120
120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन नहीं होगा, O2 नहीं है, पर 120 किलोमीटर के अंदर के जितने भी एरिया हैं यहाँ पे O2 तो पाया ही जाएगा। और यहाँ पर जब 90 किलोमीटर आ जाएगा तब उसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा पाया जाएगा CO2, H2O वाटर वेपर एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पाया जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस लाइन पे आओ, इसका मतलब क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज चेंजेस विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब होता क्या है, देखो ऑल्टीट्यूड मतलब हमारी हाइट, राइट। जैसे जैसे हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ऊंचाई की तरफ ज़्यादा वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। हम लोगों को ये पता है, टेम्परेचर नहीं पता तो आज जान लेते, टेम्परेचर कम होता है जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं। वैसे ही जनरली हमने ये भी सुना है कि जैसे जैसे आप अगर माउंटेन पे चढ़ते हो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, O2 की कमी होने लगती। क्यों होता है, देखो बिकॉज जो टेम्परेचर जो प्रोपोर्शन ऑफ गैस जिस मात्रा में गैसेज अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर, वो कैसे चेंज होता है, हाइट्स की वजह से उनमें बदलाव होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस हाइट में है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर का जो के गैसेस का जो प्रपोर्शन मौजूद हमारे गैसेस का जो प्रपोर्शन मौजूद हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे प्रपोर्शन कम होता जाएगा। जैसे यही कहने का मतलब है, जैसे जैसे आप हाइट ऊंचाई की तरफ जाओगे वैसे वैसे, जैसे कि यहाँ पे ये 90 किलोमीटर की हाइट है, अब यहाँ पे O2 यहाँ तक तो ठीक है, CO2 था, H2O था, अब इसके बाद ये मात्रा कम हो गई, नहीं मिलेगा आपको CO2 H2O, और फिर आप 120 में यहाँ पे आप पहुँच गए, और वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन भी अब नहीं बनेगा। तो वैसे ही की मात्रा चेंज होती रहती है, यही बोलना चाह रहे हैं इस टाइम। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, यहाँ पर तो याद रखिएगा यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए दिस लाइन इज क्रूशियल। 120 किलोमीटर की ये है ही नहीं, O2 पाया ही नहीं जाता ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर भी ओनली 90 किलोमीटर तक है हमारे अर्थ के सरफेस से, ये कुछ और नहीं अर्थ का। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, और एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो एटमॉस्फेयर के प्रपोर्शन में क्या आता है, गैस भी, वाटर वेपर भी एंड डस्ट पार्टिकल्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डस्ट पार्टिकल्स, इसे मत भूलना। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है गैस मिलेगी नहीं, वाटर मिलेगा, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। कंपोजिशन वेरी करता है जो ऊपर पता है, तो ठीक है। एंड ओजोन में हमारी यूवी शील्ड होती है, ठीक है। सेम पॉइंट रिपीटेड, आगे बढ़ो। अब देखो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है, ये एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन, तो इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो ये याद करना, नो एक्ट ने, जो मैं अच्छे से लिखती हूँ इसको, ठीक है, नो एक्ट ने, ये फॉर्मूला देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, नो, ये सी, ये क्या बना एक्ट, और ये बन गया ने, नो एक्ने। बेसिकली यही 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद करने तरीके क्या है, देखो ये परमानेंट गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंटली ये गैसेज मौजूद रहती है, ये उन गैसेज की लिस्ट है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्राइप्टो, जैसे और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ये गैसेस है। देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये 5 याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट, फिर याद रखना ये हाइड्रोजन लास्ट में है, क्रिप्टॉन इधर, ये इधर है, और हीलियम इधर है, तो ठीक है। फिर जहाँ भी कैसे है, देखो नो एक्ने, देखो नो एक्ने याद रखना, बस ये फॉर्मूला याद रखो, सॉरी ये ट्रिक याद रखो, ये हमेशा आपको याद रहेगा। परमानेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये गैसेज कैसे गैसेज परमानेंट है, जो हमारे गैस एटमॉस्फेयर में 24 घंटे मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छे से मौजूद रहते हैं हमेशा, ठीक है। बाकी गैसेज होते पैसे नहीं होते पैसे, जो भी ये गैसेज मौजूद रहेंगे। नो एक्ने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन। चलो आगे बढ़ते हैं ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गैसेज। तो हम जो गैसेज बताते हैं आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज और ओजोन गैसेज के बारे में बुक में दिया है, एंड वाटर वेपर के बारे में बुक में दिया है, ठीक है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो
ये हो गया। नाउ मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ट्रांसपेरेंट किसके प्रति है, टू इनकमिंग शो रेडिएशन, ओपेक टू आउटगोइंग शो रेडिएशन। इसका अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ये CO2 क्या होते हैं, CO2 उस टाइप की गैसेज है। देखो समझ लो, ये हमें वर्जर देखो पहले यहाँ पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शोन रेडिएशन, ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग शोन रेडिएशन, जैसे कि ये हमारा लेट्स मेक आवर क्यूट ब्यूटीफुल सुंदर सा अर्थ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ना हमारे अर्थ को, हमारा अर्थ है, ठीक है ना। द थिंग इज दैट हमारे अर्थ पे क्या होता है, सोलर रेडिएशन आते हैं। हमको पता है सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन क्या होता है, हमारे सन की रेज, हमारा सन, ठीक है, सन। अब सन से क्या होते हैं, सोलर रेडिएशन आते हैं। तो हमारा अर्थ क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू चीज़ें साइंस से आर पार देखी जा सकती हैं। यहाँ अर्थ क्या है, ट्रांसपेरेंट है टू इनकमिंग। ये क्या है, जो आ रहा है ये क्या है, सोलर रेडिएशन है, ठीक है। और ये सोलर रेडिएशन क्या है, इनकमिंग है, क्योंकि ये धरती पाई से कारण को इनकमिंग कहा जाता है। तो ये आने वाले जो रेडिएशन के बाद ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स कि ओपन है। इसका मतलब कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं करते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोलर रेडिएशन आ रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अनोखी शीन यहाँ पे लगी और सारे सोलर रेडिएशन भाग गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गैस है जो ट्रांसपेरेंट है, जो क्या करते हैं, आने देता है सोलर रेडिएशन को जो भी सन से आते हैं। और दूसरी बात ये ओपेक जो आउटगोइंग सॉरी, देखो बात ये है, ये जो टेरिटोरियल रेडिएशन के बारे में बात की जा रही है ना, टेरेस्ट्रियल, तो ये रेडिएशन जो है इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैं अगर इसको यहाँ पे समझाना हो तो ये देखते हैं। देखो ओपेक टू, पहले इसको देखो। ओपेक टू हमें पता चला कि ट्रांसपेरेंट किसमें, इनकमिंग, जो सोलर रेडिएशन सन के थ्रू आ रही है उसके बदले तो ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, आने देगा, सबको आने देगा और किसी को भी नहीं रोकेगा। बट ओपेक किसको, मतलब कि अब ये किसी को, ओपेक मतलब क्या होता है, जिसके आपकी किसी कोई ऐसी चीज़ को ओपेक कहते हैं जब जिसके आप आर पार भी नहीं देख सकते हो, वो हमेशा ओपेक। जैसे कि आप हो और आपका दोस्त है और आपके बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखता है। यहाँ पे आप बैठे हो, आपका दोस्त बैठा है और यहाँ पे बड़ा सा वुडन बॉक्स रख गया है बहुत बड़ा सा, तो ना तो आप इनको देख पाओगे ना तो ये आपको देख पाएंगे। तो वही बात है, तो जब आप नहीं देख पाए इसका मतलब वो चीज़ ओपेक होती है। अब ओपेक हो गया, चलो ठीक है। ओपेक टू क्या, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब कि देखो हम बता देते ये होता क्या रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या होता है। देखो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, राइट, इसको थोड़ा सा मिटाना जाए, इसी पे बनाया जाए, राइट। देखो अब क्या हुआ कि सूरज की किरणें आई यहाँ पर। अब सूरज की किरणें जब आती हैं, हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल ये क्या होता है। तो सूरज की किरणें जब यहाँ पे आई तो अर्थ ने क्या करनी है, एब्जॉर्ब करनी है उनको, ठीक है। अर्थ ने इन सबको एब्जॉर्ब कर दी होगी। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो आने दे रहा था सबको, ट्रांसपेरेंट है ना इनकमिंग रेडिएशन के लिए, तो इसने तो आने दिया। अर्थ ने क्या किया, एब्जॉर्ब करनी है। अच्छा ठीक है, जब अर्थ ने इसे एब्जॉर्ब कर दे तो अर्थ क्या हो गया, गर्म हो गई उसकी सरफेस। अब अर्थ क्या कर रहा है, उसे रिलीज कर रहा है। नो भाई हमें टेरेस्ट्रियल जॉब लेके अर्थ रिलीज कर रहे, बट क्या है अब यहाँ पर, अब ये ओपेक मतलब जिसके आर पर नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हो रखा है अ शीन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन में बना, ये है हमारे CO2 की पूरा कवर। और इसने क्या बोला, इसके कारण क्या हुआ, ये जो रेज है जो हमारी अर्थ से निकल रही है, इसी रेज को क्या कहा जाता है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल रेज वही रेज होती है जो हमारे अर्थ पे पहले सन है और सन पे रेज है, फिर हमारे अर्थ ने उसे एब्जॉर्ब किया और फिर उन रेज को बाहर भेजा, तब उसे कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो अब क्या हुआ, जब इन्होंने बाहर जाने की कोशिश की ना, ये वापस आ रहे, बट CO2 ने रोक दी क्योंकि वो तो ओपेक है इनके लिए। अब इसी भी क्या हो गया कि ये रेज वापस आके अर्थ पे ही जाएंगी, देखो। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है जैसे रेडिएशन का और
दास ब्रेक तो सीधी सिंपल सी बात यही हो रखी है कि जो CO2 है वो इनकमिंग रेडिएशन के लिए ट्रांसमिट है, मतलब वो उन्हें क्या करेगा, आने देगा, पर वो किन्हें नहीं आने देगा, और मतलब इन्हें आने देगा, पर वो फिर जब अर्थ इन्हें ऑब्जॉर्व करने की और फिर उसे रीसेंड बैक करेगी तो क्या होगा, वो उन्हें जाने नहीं देगा, जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस, हीट बैलेंस बने वो बना भी रहता है। तो हमारे अर्थ क्या है, उसे जाने नहीं देगा, वो उसे ट्रैप करने का, अपने पास रखने का, क्योंकि वो क्या है, उपयोग है जाने वाली टेरेस्ट्रियल रेजिस्टेशन के प्रति। ठीक है, ये भी पता चल गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक तो ये 9 इंपॉर्टेंट है, इसको 9 में बच्चे क्या करेगा, इस लाइन को घुमा के पूछेगा कि ट्रांसपेरेंट टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेजिस्टेशन एंड ओपेक टू इनकमिंग रेडिएशन। हमें बताएं ये स्टेटमेंट गलत है, पर ये स्टेटमेंट तो सही है, जो हमें नॉलेज पता है हम सही मार्क करेंगे। नो, ऑब्जॉर्व पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेजिस्टेशन रिफ्लेक्ट्स सम बैक टू अर्थ। हाँ, ऑब्जॉर्व कर देते हैं, हाँ कुछ पार्ट को ऑब्जॉर्व भी करता है, कुछ बैक टू अर्थ में ना देगा। नाचेज और गिर बताइए, इट्स ओनली एज राइजिंग पास फ्यू डिकेड दैट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, बताइए कंडेंसेशन एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, और तो ये चीज़ें वो करता है। सब वो से बोले मैं मार्क कर दिया। आगे फिर मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन। ओजोन में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। इसका मतलब क्या है कि हमारे अर्थ के सरफेस से 10 to 50 किलोमीटर अबव, 10 to 50 किलोमीटर के अबव नहीं, के बिटवीन क्या मिलता है, हमें ओजोन मिलता है। हमारा ओजोन ने कहाँ मिलेगा, अर्थ के सरफेस से 10 to 50 किलोमीटर के बीच में हमारा ओजोन लेयर है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ के सरफेस से एक्ट एज ए फिल्टर। हमें पता है ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर हमारे अर्थ को यूवी रेज से बचाता है, तो ऑब्जर्व करेगा यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट करेगा कि वो अर्थ के सरफेस पे ना आए, यूवी रेज हमारे अर्थ के सरफेस पे ना आए। इससे क्या करेगा, एक फिल्टर की तरह काम करता है, और ये हमारे अर्थ को और खासकर हमें भी यूवी रेज से बचाता है। तो ये कहाँ मिलता है, 10 to 50 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर वेपर का। वाटर वेपर इज वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस इज अमाउंट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। तो हमारा वाटर वेपर का एक वेरिएबल गैस है, उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड। नाउ बताते हैं एल्टीट्यूड, इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है। पहले कहते हैं वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द एयर। ठीक है, तो मैंने ये समझते हैं, देखो, और ये एक वाटर पॉइंट है, सॉरी, तो क्या होगा, इसका अमाउंट डिक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि समझ लो, जैसे कि एक माउंटेन है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है, लेट मी टॉक फॉर यू नाउ लाइक दिस, जैसे जैसे हाइट क्या है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्या क्या डिक्रीज होगा, H2O कम होगा, हमने पढ़ा था CO2 कम होगा, हमने क्या पढ़ा था, सॉरी, ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, तो H2O का यही वाटर वेपर है ना, यही वाटर वेपर है पानी में, मतलब यही वाटर वेपर है। जब हम एयर में क्या बात है, एयर में वाटर कैसे प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होगा। तो बात यही, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे एक माउंटेन, जैसे जैसे यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाइट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे H2O की जो अमाउंट है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। वैसे नहीं, अमाउंट डिक्रीज करेगा वैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगी। फिर उसके बाद इन वर्म एंड वेट टॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द एयर। मतलब क्या, वर्म एंड वेट टॉपिक्स, बताइए ऐसे क्यों बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वर्म और वेट टॉपिक्स पे लार्ज पार्ट ऑफ एयर को ये अकाउंट करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज जो वर्म और वेट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे सूरज एकदम बहुत अच्छे से मिल रहा है, वर्म है, वेट है, तो वर्म गर्म भी है, हॉट भी है और वेट भी है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, इवापोरेशन अच्छी खासी हो रही होगी, इवापोरेशन हो रही, डेट मीन्स वाटर वेपर जो वाटर है पानी में मौजूद है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, वो H2O में वाटर वेपर में बदलता जा रहा है। वाटर वेपर तो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे उस एरिया में जहाँ पर वर्म भी है, जिसके कारण इवापोरेशन हो रही है, वर्म के कारण क्या हो रही है, इवापोरेशन हो रही है, और वेट भी हो जा रहा है। वेट कैसे हो जा रहा है, बिकॉज तो हाँ ठीक है, वेट भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर वाटर क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में बिकॉज ज़्यादा मौजूद हो जाएगी, तभी अमाउंट ऑफ करता है लार्ज पार्ट ऑफ द एयर। वर्म वेट टॉपिक में क्या होगा, हमारा लार्ज पार्ट ऑफ द एयर ये अमाउंट करेगा। तो यही यहाँ पे ये चैप्टर का कुछ थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटर वेपर से रिलेटेड है, और फिर उसके एयर्स के नियर पढ़ेंगे, डस्ट पार्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, जब हम कंपोजिशन ऑफ द एयर की बात करते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि नाइट्रोजन, देखो जब हम कंपोजिशन ऑफ द एयर की बात करते हैं, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ये सबके परमानेंट गैसेज है, ठीक है, सॉरी ये परमानेंट गैसेज हैं। नाउ नाइट्रोजन पहले आएगा, फिर ऑक्सीजन बताते थे नो एक्ने, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन एंड नियॉन। तो ये बाकी दो गैसेज सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। नाउ वाटर वेपर क्या है? 4% इन द एयर बाय वॉल्यूम। वाटर वेपर क्या है? एयर कितने प्रेजेंट है? 4% प्रेजेंट है एयर में बाई वॉल्यूम। और लिखा है नेस है कहाँ पर है? ड्राई एंड कोल्ड रीजन क्या है? बहुत ज़्यादा ये कम है। ये क्यों? ड्राई, डेजर्ट और पोलर एरियाज में ये नेस क्यों? जबकि तो पोलर एरियाज तो एकदम ठंडी प्लेस है, वहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तो बताते हैं ऐसा क्यों। तो ये इसलिए ऐसा है बिकॉज जो हमारा पोलर एरियाज वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है? बर्फ़ ही जमी होती है, और वहाँ पर जब बर्फ़ जमी होती है तो जितने भी वहाँ पे एयर है वो पूरा उसी के अंदर होगा, जो तो वहाँ पे क्या होगा कि इवापोरेशन के चांसेस कम होंगे। इवापोरेशन के चांसेस कम है, नहीं हो रहा इवापोरेशन, तो वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में उतने जाएंगे ही नहीं, तो इसी कारण ये कम होते हैं। कहाँ पर? कोल्ड रीजन्स लाइक पोलर एरियाज में, और ड्राई में। तो डेजर्ट एरिया में ऐसा क्यों है? बिकॉज डेजर्ट एरिया तो हमको पता ही, वहाँ पर तो वाटर वेपर मिलना भी मुश्किल है, कम ही होंगे, ड्राई एरियाज में कम ही हो। नाउ तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी इतना तो हमें जनरल नॉलेज होती है कि हाँ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन 21% ही है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये आता है, रोल ऑफ वाटर वेपर। हमारा रोल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं, कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी नेचर, ठीक है। नाउ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। हमने अभी आपको क्या बताया, क्यों ये क्या जो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। देखो क्या ये हमारा समझ लो जैसे इक्वेटर है आपका, ठीक है, ये क्या है? पोल है। तो ये पोल में क्या होता है, जब यहाँ से हम डिक्रीज में इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, तो यहाँ पर जो पोल है वहाँ पे क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है, और जब टेम्परेचर लो रहता है तो यहाँ पर जो वाटर वेपर है, इवापोरेशन तो चल नहीं रही है। जब इवापोरेशन नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर वेपर क्या है? बहुत कम फॉर्म होंगे, वाटर वेपर वेरी लेस फॉर्म होंगे, राइट। जब ये लेस फॉर्म पर, यहाँ पर सिचुएशन एकदम उल्टा है, यहाँ पर समझ लो वर्म भी है, यहाँ पर वर्म होगा ही, प्लस यहाँ पे इवापोरेशन भी हो रहा है, प्लस इक्वेटर के पास क्या? ओशंस भी होते हैं ना, सीज होते हैं, तो यहाँ पे पानी भी है, वाटर भी है अपने अच्छा खासा, वो भी कोन नहीं कि जमा हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस है कि वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एयर में, बिकॉज ऑफ इवापोरेशन, एंड ओशन भी अवेलेबल है। बट यहाँ पर ओशन तो है, बट आइस फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा, ऊपर से वहाँ पे इवापोरेशन तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे कैसे ही पड़ेंगे, कैसे वहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत सारे एटमॉस्फेयर में हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर कि डिक्रीज करेगा इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? जो वाटर वेपर है वो कम होता जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ यूपीएससी क्या करेगा कि वैसे कैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होगा कि इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, यहाँ पे डिक्रीज करके पोल इधर, इक्वेटर इधर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा है एब्जॉर्ब सोलर इंसोलेशन एंड प्रिजर्व अर्थ रेडिएटेड हीट, राइट। एब्जॉर्ब क्या करेगा? सोलर इंसोलेशन। देखो सोलर इंसोलेशन का अभी आपको एक चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा समझा देती हूँ यहाँ पर। सोलर इंसोलेशन का मतलब ये होता है कि सोलर मतलब क्या होगा? देखो सोलर मतलब सन होता है, ठीक है। इंसोलेशन, ठीक है ना। इंसोलेशन मतलब मतलब कम आना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं हम इसको, और सोना मतलब इसको सन से रिलेट करेंगे। तो सन की जो इनकमिंग आने वाली जो रेज है, जो हमारे प्लैनेट अर्थ पे आ रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंसोलेशन कहा जाता है, ठीक है। यस, सोलर इंसोलेशन सन की आने वाली रेज को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने थे वाटर वेपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एब्जॉर्ब करने का। प्रिजर्व करता है अर्थ की रेडिएट हीट को, जो अर्थ हीट को रेडिएट मतलब जो अर्थ से हीट निकल रही है
वो जो अर्थ हीट्स को वापस भेज रहा है, सोलर रेडिएशन वेव्स को कुछ वापस भेज रहा है, अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो उनको भी क्या करती है, वो प्रिजर्व करनी थी। वैसे पता है कि हमारा CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो ओपेक है, तो वाटर वेपर भी थोड़ा वैसे ही काम करता है, और ये क्या करेगा, ये भी अर्थ को क्या करेगा, रेडिएट को थोड़ा सा अगर प्रिजर्व करेगा, अपने पास रख। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है एक्स लाइक अ ब्लैंकेट की तरह काम करेगा, हमारे अर्थ को अगर ज़्यादा ठंडा होने देगा या तो ज़्यादा गर्म होने देगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी ऑफ इन एयर, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें इस को ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। बस याद है कि एयर को स्टेबल होने में मदद करते हैं, तो कि कंट्रीब्यूशन करता है स्टेबल रहना, इनस्टेबल रहना, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो अभी इस चैप्टर वाइज ही चलते हैं, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ऑल्सो दिस एटमोसफेयर। आपको बता दें दिस इज अ PYQ स्टार, राइट। ये PYQ में मेंशन था। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं? एटमोसफेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो चलो ठीक है। नाउ तो ये 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर के है, और ये पूरा लेयर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर आएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर PYQ स्टार। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है? तो देखो लोएस्ट लेयर, एवरेज हाइट किसकी, ये लोएस्ट लेयर है बिकॉज ये अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है। सेकेंड, इसकी एवरेज हाइट क्या है, 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट क्या हो रखी है, 13 किलोमीटर हो रखी है। नाउ इसकी क्या है, थिकनेस कितनी है, ये अर्थ से जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर का ये है, तो ये एवरेज हाइट किसकी, इसकी है 13 किलोमीटर। लेकिन थिकनेस 8 किलोमीटर एट पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। क्या बोलना जा रहा है कि जो ये देखो लाइक दिस, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। अब बोला जा रहा है कि इसकी थिकनेस है, ठीक है, यहाँ पे इसकी थिकनेस 18 है, यहाँ पर 8 किलोमीटर है। इसने दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर UPSC प्रिपरेशन एज एन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एंड दिस इज़ ऑल्सो, दिस इज़ 2, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एक्टिविटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे क्या बोलना चाहिए कि ग्रेटेस्ट, देखो तो ये ऐसा क्यों है, सिंपल आंसर इसका ये है, ग्रेटेस्ट एट इक्वेटेड ड्यू टू कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वेक्शन, वो है, ठीक है। कन्वेक्शन प्रोसेस है एक, ठीक है। प्रोसेस क्या है, गैस के, देखो ये हमारा अर्थ नहीं, ये ऐसे नहीं, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर मैंने क्या बोला कि इवापोरेशन होती है, राइट। वाटर वेपर बनते हैं, राइट। अब वाटर वेपर क्या है, ऊपर जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि ये समझ लो जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर है, और यहाँ बोला जा रहा है कि ये क्या हो रहा है कि जितने जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, ये एवरेज, ये जो इसकी थिकनेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, थिकनेस बड़ा हो जा रहा है, इसकी थिकनेस 18 किलोमीटर हो जा रही है। वहीं जब पोन्स की बात आती है, तो पोन्स में क्या है कि वहाँ पे इवापोरेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे वाटर वेपर इतने प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जो एवरेज जो उसकी थिकनेस है वो क्या है, 8 किलोमीटर की थिकनेस है। पर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पर भी आप इवापोरेशन जो इक्वेटर पे भी अगर सेम हाल होता है जैसे पोल्स में है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, 80 किलोमीटर होती। पर ऐसा तो है नहीं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ग्रेटेस्ट, यहाँ पे इक्वेटर पे 18 किलोमीटर थिकनेस इसी कारण है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रखा है, और कन्वेंशन प्रोसेस के थ्रू, जिससे क्या हो रहा है, जो अर्थ की जो गर्म हवा है इक्वेटर पे जो है, जो हॉट एयर है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। एक्चुअली वाटर वेपर से कम हॉट एयर ज़्यादा रिलेटेड है। यहाँ ऑपरेशन हो रही है तो हॉट एयर तो ऊपर जा ही रहा है, वाटर वेपर भी ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाटर वेपर है और यहाँ पे ये राइज कर रहा है एयर के थ्रू जल्दी से, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जा रही है, 18 किलोमीटर थिकनेस हो जा रही है, वही यहाँ पर 8 किलोमीटर का वाटर वेपर नहीं है, ठीक है ना। अब याद रखना है कि इसके अंदर 10 पार्टिकल्स भी हैं, और वाटर वेपर में ये सिर्फ एयर नहीं कंटेन करता है, ऐसा नहीं कि कोई 10 पार्टिकल्स नहीं, कोई वाटर वेपर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वाटर वेपर भी 10 पार्टिकल्स भी हैं ना।
सारे वेदर और क्लाइमेटिक फिनोमिना कहाँ अकर करते हैं? यहीं पर सारे वेदर क्लाइमेटिक फिनोमिना यहीं अकर करते हैं ट्रोपोस्फेयर में। टेम्परेचर जो क्या है वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें क्या पता है, देखो लुक एट दिस, यहाँ पे ये हमारे के ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। ये समझो हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये हमारी अर्थ की सरफेस हो गई और ये हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया। अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ, जो आपको पता है जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या है, कोल्ड बढ़ता है, ठंडा बढ़ता है। क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते टेम्परेचर कम होता जाता है और फिर उसके समय एक आएगा जो टेम्परेचर क्या हो जाए, ये क्या एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये एरिया क्या है जहाँ पे वो क्या होगा, वो स्टैटिक हो चुका है टेम्परेचर, ठीक है। और फिर ये एरिया आएगा जो टेम्परेचर क्या है इंक्रीज करेगा, मतलब हॉट हो जाएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में बात याद रखनी कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है वहाँ पर, और वो भी क्या हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रही, बस ये करेगा इसको इंक्रीज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहाँ कर रही है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, 10 to 50 किलोमीटर, कितना 10 to 50 किलोमीटर। और इसी एरिया में क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, एक और चीज़ 10 to 50 किलोमीटर हमारा क्या है, ओजोन लेयर है। तो ये है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, 10 to 50 किलोमीटर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अबव ट्रोपोपॉज, अब ट्रोपोपॉज कहाँ है, देखो लिखा है बाउंड्री विथ ट्रोपोस्फेयर। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डू दिस। तो ट्रोपोस्फेयर पहले देखते ट्रोपोस्पॉज कहाँ पर है, तो ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर और यहाँ पे आता हमारा ट्रोपोस्पॉज। देखते एक्चुअली ये यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोपॉज आया एंड देन हमारा आएगा स्ट्रेटोस्पॉज, ये मेसोपॉज। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो एक समान हो जाएगा, वो मतलब कि एक पर्टिकुलर एक समान टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए बाउंड्री विथ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। टेम्परेचर इतनी कांस्टेंट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर एंड 45 डिग्री सेल्सियस एट पोल्स। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ये जो बातें बोली जा रही हैं ना, ये पूरी बातें किसके बारे में, हमारे ट्रोपोस्फेयर पॉज के बारे में। तो यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है ये ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाया जाता है। हाँ पता चल गया। दूसरी बात, यहाँ पे टेम्परेचर मेनली कांस्टेंट ही होता है, मतलब कि वो बदलता नहीं है। बात ये बोली जा रही है अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस एट इक्वेटर पे, हमारे इक्वेटर पे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा ट्रोपोस्फेयर के अकॉर्डिंग। जब उस पर आप देखोगे तब 45 डिग्री सेल्सियस होगा, -45 डिग्री सेल्सियस एट पोल्स। और ये भी जो हमारा एक छोटी सी मिस्टेक होती है यहाँ पर, ये देखो ये 80 डिग्री सेल्सियस है। ये जितनी बातें ये बोली जा रही है फर्स्ट सेकंड एंड में, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर के पॉज के बारे में बोली जा रही है। तो ट्रोपोपॉज कहाँ पाया जाता है, हमारे ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक बाउंड्री होती है, जो जिसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर यानी कांस्टेंट हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या वो यानी वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कितना कांस्टेंट, तो 80 डिग्री सेल्सियस हो, माइनस 80 डिग्री सेल्सियस कहाँ पाया जाएगा, हमारे इक्वेटर पे पाया जाएगा। -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ पाया जाएगा, पोल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, इतना कांस्टेंट हो जाता है। नाउ इट एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। कौन सा, ये किसके बारे में, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ये यहाँ तक 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये कंटिन्यू करता है ओजोन लेयर को, हमें पता है ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करना है अर्थ को। मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक 50 किलोमीटर तक टोटल ये है उस, ठीक है। नाउ मेसोस्फेयर क्या होता है, हमारे में जो है ये 50 to 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। कितना, 50 to 80 किलोमीटर अबव स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ हमें पता है ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाया जाएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में क्या होगा, एक क्या कहते हैं उसे, एक बाउंड्री है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्पॉज। ये यहाँ पर होगा, इस बाउंड्री यहाँ पर आएगा, मतलब कि इस एरिया में, इसका नाम क्या है, स्ट्रेटोस्पॉज हो रखा है। जो हमारे किसके बीच में आएगा, जो हमारे आएगा, जस्ट अ मिनट, जो हमारे आएगा मेसोस्फेयर और यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज है स्ट्रेटोस्फेयर के
बीच में। नाउ ये कितने जब तो 80 किलोमीटर तक ये जाता है मेसोस्फीयर और टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। हमने क्या पढ़ा है स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर वो है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब हॉट हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में काफ़ी। पर फिर से मेसोस्फीयर यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे लिखा है कि टेम्परेचर अप टू विथ हाइट के साथ टेम्परेचर का यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। और फिर क्या होगा लिखा है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस 80 किलोमीटर भी हो सकता है। अपर लिमिट इसके मेसोपॉज कहा जाता है। मैं पता है अपर लिमिट मतलब कि इसका यही कहने का मतलब है। अब मेसोपॉज के ऊपर क्या आएगा, मेसोस्फीयर के ऊपर क्या आएगा, मेसोपॉज आएगा, राइट। तो मेसोपॉज उसके बाद आता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस आयनोस्फीयर आता है। तो ये क्या है 80 to 400 किलोमीटर तक होता है, मतलब कि मेसोपॉज के भी ऊपर पाया जाएगा। मतलब कि ये मेसोस्फीयर हो गया, ये यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ये ट्रोपोस्फीयर हो गया, उसके बाद यहाँ पे मेसोपॉज आया और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, आयनोस्फीयर आएगा। वो 80 to 400 किलोमीटर तक में ये पाया जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ अबव है, याद रखा, बिलो नहीं है, अबव है मेसोपॉज के। नाउ कहें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स आयंस में होते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये हेल्प करता है रेडियो वेव्स में। किसको, रेडियो वेव्स को ये सेंड करवाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन हेल्प करता है। तो हमारा जो आयनोस्फीयर है उसमें क्या हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो उसको लोग यूज़ करते हैं आयनोस्फीयर को, जो हमारे रेडियो के वेव्स उन्हें सेंड करने के। जैसे कि समझो ये टावर है और यहाँ पर ये एक मशीन है, यहाँ पे ये एक सैटेलाइट भेज रखे हैं यहाँ पर, ये हमारा आयनोस्फीयर है। ठीक है, और फिर ये सैटेलाइट सिग्नल इसमें गया और फिर जाके यहाँ पे आपके घर के बैठे हुए जो टीवी है उसमें ये सिग्नल आया और फिर यहाँ पे एक शो चालू हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे रेडियो टावर है, समझ लीजिए। यहाँ से वेव्स के आयनोस्फीयर में वहाँ पे एक सैटेलाइट बैठा हुआ है। सैटेलाइट ने क्या किया, उस वेव्स को ट्रांसफ़र करके एक लॉन्ग डिस्टेंस, ये देखिए कितना लॉन्ग है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को उसने शॉर्ट कर दिया। आपके टीवी आप आराम से बैठ कर अपना शो देख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ, सॉरी फॉर माई ड्राइंग बट स्टिल वेरी गुड आई नो, दिस इज जस्ट अ बेसिक ड्राइंग। नाउ लेट्स गो ऑन, नेक्स्ट नाउ व्हाट एवर नाउ एक्सोस्फीयर। अब ये क्या है, ये हमारे, अब एक्सो समझ सकते हैं हमारे अर्थ या बाहर वाली बात आने वाली है। तो ये क्या होता है, ये 400 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। एंड उसके लिखे अपर मोस्ट नियर है, यस आयनोस्फीयर से ऊपर ही होंगे क्योंकि हमने उसके बाद ही इसको पढ़ा है। ग्रेजुअली इमर्जेस इनटू आउटर स्पेस। तो ये हमारे जो है ये रास्ता दे देते हैं आउटर स्पेस में जाने का। यहाँ पे आयनोफॉज पॉज हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हमारे रास्ता दे देंगे जाने का बाहर। तो दिस इज़ हाउ दिस कम्युनिकेशन दिस थिंग इज़। यहाँ पे छोटी सी बात है, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोपॉज में होगा क्या, टेम्परेचर घटेगा, ट्रोपोस्फीयर में स्टेबल एटमॉस्फेयर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फीयर में, और टेम्परेचर जब घटेगा मेसोस्फीयर में वहाँ पे बहुत कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हुए बताएं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, मेसोस्फीयर में कोल्डेस्ट लेयर होगा, रेडियो वेव्स हमें आयनोस्फीयर में बनेंगे, आउटर स्पेस हमें एक्सोस्फीयर में मिलेगा, फिर ओजोन है, कोल्ड है, लाइफ तो यही मिलने वाली है। तो दिस इज़ हाउ दिस टॉपिक, ओ सॉरी दिस टॉपिक रह गया। नाउ 10 पार्टिकल्स, देखो हमने जितने भी लेयर्स के बारे में पढ़ा है, 10 पार्टिकल्स हमारे हर एक जो हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें पाए जाते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर होल्ड्स टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सी सॉल्ट, सी फाइन सॉल्ट, स्मोक सॉल्ट, ऐश फन, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे सोर्सेज। हर एक जो भी स्मोक होता है, जो भी चीज़ें, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एयर में मौजूद है, हमारे आसपास के जो एनवायरमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है, राइट। तो वैसे ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स को वो होल्ड करता है। देखा है यहाँ पे कंसंट्रेशन मेनली लोअर लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि हाँ बहुत सारे लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर पर, ये जो कहाँ पाए जाते हैं, जनरली लोअर लेयर्स, मतलब कि समझ लो ट्रोपोस्फेयर में मोस्टली पाए जाएंगे। बिकॉज क्यों, अभी क्योंकि देखो वो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास वाला लेयर है, जो हमारा अर्थ है वहाँ का सबसे ऊपर सबसे पास आने वाली लेयर ही क्या है, ट्रोपोस्फेयर की हमारी लेयर है। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कहाँ मौजूद होंगे, यहीं पर मौजूद होंगे ना। और वैसे ही पता है ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, फिर उसके बाद सैटिस्फाई होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ, लोअर लेयर्स में। बस कन्वेंशन एयर करंट्स कैन ट्रांसफर टू ग्रेटर हाइट्स। देखो
कि उन्हें ग्रेटर हाइट्स से स्ट्रेटोस्फेयर तक जा सकते, हो सकता है वैसोस्फेयर तक चले जाए, पर ये याद रखनी कि नो नेर मेन नहीं पाए जाते, बट इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बस्ती क्या करती है बट नॉट यूज़ करने की, और बोले कि ये दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कंसंट्रेशन सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स, कहाँ ज़्यादा पाए सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर रीजन। अच्छा सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्यों हमारे इवापोरेशन वाले एरिया में क्यों नहीं, अरे सॉरी हमारे इक्वेटर में क्यों नहीं, बताते हैं अब इसका। देखो इसका मतलब क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं और टेम्परेचर्स क्या होते हैं। फिर पहले हम देखते हैं इवापोरेशन का एरिया, ठीक है। सी सपोज दिस इज एरिया जहाँ पे इवापोरेशन है, ठीक है, यहाँ पे समझिए इक्वेटर है, यहाँ पे इवापोरेशन हो रही है, ठीक है, वाटर वेपर ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे एक डस्ट पार्टिकल अगर है ना, तो वो वाटर वेपर के साथ वो ऊपर चला जाएगा और जाके वो बादल फॉर्म करने का, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मिलना उतना नहीं होता, ठीक है। बट सब ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन्स में क्या पाया जाएगा। अब देखो एक सब ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, ये एक सब ट्रॉपिकल टेम्परेट, सॉरी इससे छोटी सी लेक हो गई, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होते हैं, ये थोड़े वर्म होते हैं, ये थोड़े ड्राई होते हैं, टेम्परेट एरिया में पाए जा रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हैं। ये ट्रॉपिक्स पे नहीं पा रहे हैं, ट्रॉपिक्स हमारे इक्वेटर पे नहीं पाया जा रहा है, ये उसके भी ऊपर पाए जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विंड्स छोड़ो यहाँ पे ड्राई रहेगा मोस्टली, यहाँ पे समझो यहाँ पे वाटर भी नहीं है, लैंड भी उतना, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर तो सब ट्रॉपिकल, वैसे तो नीचे भी है, पर यहाँ पे अगर छोड़ो इसकी बात भी ना करें तो यानी लैंड में कंफर्म नहीं करते, सब ट्रॉपिकल्स की बात करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि उन पर वाटर की मात्रा कम होगी ईयर्स में, उन ईयर्स में क्या होगा कि वहाँ पे तभी क्या होगा कि वहाँ पे डस्ट ज़्यादा होगा उस एयर में, जिसके कारण कहा जा रहा है कि वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में जो ड्राई हैं थोड़े, जहाँ पर हॉट वेदर ज़्यादा है, उन एरियाज में ये ज़्यादा पाए जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, बिकॉज वहाँ पे ड्राई विंड्स पाए जाते हैं, वहाँ पे ड्राई एयर पाए जाते हैं, वहाँ पे ड्राई, बिकॉज वो हॉट रहेंगे, वो ड्राई रहेंगे, वहाँ पे उतनी वाटरी चीज़, वहाँ पे इतना एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इतनी नहीं रहेगी, तो इस वजह से कहा जाता है कि वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाएंगे। एक्ट ऑफ द हाइड्रोस्फोबिक न्यूक्लियस, देखो अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स का एक हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे ये इवापोरेशन इक्वेटर है और यहाँ पर क्या हुआ, इवापोरेशन हो रही है, जैसे जैसे ये वाटर ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे वाटर वेपर क्या करेंगे कि 10 पार्टिकल चारों तरफ जुड़ जाएंगे, और जिसके तरह क्या हो, ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को फॉर्म करने का, और जिसके तो जैसे जैसे ये वो और जुड़ते जाएंगे 10 पार्टिकल्स के चारों तरफ, वैसे वैसे क्या होगा, जो जुड़ के ये क्या करें क्लाउड फॉर्म कर लेंगे, फिर इसके रेन हो गए। इसका मतलब आप जो बारिश है उसमें 10 पार्टिकल्स मौजूद हैं, साफ साफ बारिश। सो दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ our class 11 NCERT book done. So this is very important and very interesting chapter, and with this note it becomes so much interesting and easy to study, right? So hopefully this lecture has helped you. If this lecture अगर इस lecture ने आपकी मदद की, आपको समझाए, तो please do subscribe, like and share this video. Happy studying.